पत्रिका कीनोट सैलून में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह चौहान और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं राजस्थान सरकार में मंत्री सूचना, जनसंपर्क, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रघु शर्मा जी। डॉक्टर रघु शर्मा से मुखातिब होंगे उससे पहले मैं आपको बताऊं मेरे साथ चर्चा में जुड़े हैं विकास राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ संवाददाता हैं। आज पूरा विश्व कोरोना काल से जूझ रहा है, गुजर रहा है। आगे की स्थिति क्या रहेगी, इस पर सरकार की क्या मंत्रणा है, क्या मंशा है, क्या विचार है, किस तरीके से सरकार इसको ले पा रही है। प्रदेश को लेकर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर रघु शर्मा से और जानेंगे कि किस तरीके से नियंत्रण के लिए सरकारी स्तर पर क्या उपाय किए जा रहे हैं। जी, ओपनिंग नोट में हम शर्मा जी को लेंगे। देखिए, 2 मार्च को राजस्थान में पहला पॉजिटिव केस कोरोना का आया था और वो इटालियन टूरिस्ट थे, ट्रेवल करके बाई रोड आए थे दिल्ली से, मंडावा होते हुए जैसलमेर गए, जोधपुर गए, उदयपुर गए, फिर जयपुर आए। जयपुर आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और वो फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हो गए और फोर्टिस के बाद उनको रेफर किया गया एसएमएस अस्पताल। उस वक्त हमारे पास जांच की सुविधा नहीं थी यहाँ पे, तो हमने उनका स्वाब लिया और टेस्ट के लिए पुणे की वायरोलॉजी लैब में भेजा। एक दिन बाद उसकी जांच की रिपोर्ट आई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तभी कहा था, क्योंकि खबरें तो हम सुन ही रहे थे, चीन के वुहान से खबरें आ रही थी, अमेरिका से आ रही थी, यूरोपियन कंट्रीज से आ रही थी, लेकिन हमारे प्रदेश में नहीं था एक भी पॉजिटिव केस। जब 2 तारीख को पहला पॉजिटिव केस आया, तब मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग को निर्देश दिया कि इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी राजस्थान में डेवलप होनी चाहिए और हमने उसी दिन प्रयास शुरू कर दिया। लगभग 2 मार्च के बाद में मार्च पूरा हो गया, अप्रैल हो गया और ये अभी हम जून में चल रहे हैं। इस करीब 113 दिन के पीरियड के अंदर हमारे टेस्टिंग कैपेसिटी हमने बढ़ाई है 26,000 पर डे और आने वाले 5-6 दिन में ये कैपेसिटी बढ़ेगी 40,000 पर डे। हमने 2 मशीनें अमेरिका से मंगाई है, कोबोस्ट 8800। एक मशीन की कैपेसिटी है 4,500 टेस्ट पर डे करने की। एक हम इंस्टॉल करेंगे जयपुर में और एक जोधपुर में। इस तरह से जहां राजस्थान में एक भी जगह टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, मुख्यमंत्री जी ने जो डायरेक्शन दिए, आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान में 18 जिलों में हमने इस अवधि में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप की है और 24 सेंटर ऐसे हैं जहां पे ये टेस्टिंग हो रही है प्रदेश में। कुछ निजी लेबोरेटरीज है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी हो रही है। मुख्यमंत्री जी का डायरेक्शन है कि हर जिले में टेस्टिंग फैसिलिटी आने वाले टाइम में डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि इस महामारी का आज की तारीख तक ना तो WHO ना ICMR कोई वैक्सीन डेवलप होने का कोई दावा नहीं किया जा रहा। ना कोई दवा है ना कोई वैक्सीन है। बचाव ही इसका उपचार है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करोगे आप तो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव केसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पॉजिटिव केस टाइम पे आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसको बचाया जा सकता है। अब तक जितनी राजस्थान में मृत्यु हुई है, करीब 372 के करीब मृत्यु हुई है आज तक। इसमें 95% जो मृत्यु है उसका कारण सिर्फ कोविड नहीं है, कोरोना नहीं है। उनको ऑलरेडी क्रॉनिकल डिजीजेस थी, किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी, किसी को हार्ट की, किसी को हाई बीपी का था, किसी को डायबिटीज थी, अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां थी, ऑलरेडी कैंसर था किसी वो लोग। और इसमें से करीब 70-75 लोग ऐसे थे जो मृतावस्था में ही अस्पताल आए थे। तो कुल मिला के राजस्थान में ये जो कैजुअलिटीज हुई है, ये कैजुअलिटीज हमारी सिर्फ कोविड से नहीं हुई। अब जिस ढंग से फैसिलिटीज, क्योंकि लॉकडाउन 1 हुआ, लॉकडाउन 2 हुआ, लॉकडाउन 3 हुआ, लॉकडाउन 4 हुआ, 5 हुआ। ये लॉकडाउन इसलिए लगाया जाता है कि आप अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लो। और राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज्यादा जोर राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पे ही दिया।
हमने इस अवसर को हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में इसको उपयोग लिया। आज राजस्थान में वेंटिलेटर्स पर्याप्त मात्रा में है, 800 से ज्यादा वेंटिलेटर सिर्फ कोविड के लिए है। वैसे तो वेंटिलेटर हमारे पास बहुत है। हमने आईसीयू की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ डेवलप की, रनिंग ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया, आईसीयू के बेड, आइसोलेशन के बेड, कोविड केयर सेंटर्स, डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल्स। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब एट ए टाइम 200 से ज्यादा जगह कर्फ्यू लग जाए और पूरी जगह पर आप लॉकडाउन हो, लोगों की आवाजाही रुक जाए, तब गंभीर बीमारी वाले लोग जो ऑलरेडी गंभीर बीमारी से ग्रसित है उनका क्या हो, और जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं उनका क्या हो, मातृ और शिशु जो कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलता है, टीकाकरण का कार्यक्रम चलता है हमारा, कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई चलती है, टीबी उन्मूलन जो लक्ष्य रखा हुआ है 2025 का, ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है ये भी यथावत कैसे चले, उसके लिए दो तरह की प्लानिंग बनाएगी। एक तरफ कोविड का मैनेजमेंट हो, दूसरी तरफ 550 से ज्यादा मोबाइल ओपीडी वैन हमने चलाई और लाखों लोगों का ट्रीटमेंट उन्होंने घर घर जाके, गांव गांव जाके दूसरी बीमारियों का इलाज उन्होंने किया। हमारी जो गर्भवती बहनें थी उनको बराबर मॉनिटर करने के डायरेक्शंस जारी किए गए और हमें खुशी है कि ये कार्यक्रम यथावत चलते रहे। हमने टेलीमेडिसिन की सुविधा विकसित की इसी दौरान। 8 से 2 बजे तक कोई भी व्यक्ति हमारे जो नंबर दिए हुए थे वो ई मित्र पे जाके और टेलीमेडिसिन से अपना कंसल्टेशन डॉक्टर से कर सकता था। हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम के जो लक्ष्य थे वो भी हम बराबर अचीव करते रहे। तो राजस्थान में सबसे बड़ी चिंता तो तब हुई जब 15 लाख के लगभग हमारे माइग्रेंट लेबर है, हमारे प्रवासी राजस्थानी जो बंबई रहते हैं, जो गुजरात में जहां पर अहमदाबाद, सूरत या महाराष्ट्र में पुणे, यहाँ सर्वाधिक संक्रमण रेड जोन था, ये वहां से हमारे यहाँ आए राजस्थान में। उससे पहले हमारे जो ये वायरस का संक्रमण था शहरी क्षेत्रों में था। आपने सुना होगा भीलवाड़ा मॉडल, जिस ढंग से कंटेनमेंट, रूथलेस कंटेनमेंट किया गया वहां पे, पूरे देश में चर्चा हुई भीलवाड़ा मॉडल की। हमने रैपिड रिस्पांस की टीमें गठित की, हर मेडिकल कॉलेज से एक एक रैपिड रिस्पांस की टीम गठित हुई। जहां पे पहला 26 पॉजिटिव केस आए भीलवाड़ा में, रैपिड रिस्पांस की टीम वहां पहुंची, पूरे इलाके को सील किया गया। बाउंड्री सील करने के बाद करीब 3200 टीमें बनी चिकित्सा विभाग की। 28 लाख लोगों को घर घर जाके उन्होंने स्क्रीनिंग किया। 6 लाख लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया वहां पे। 18,000 ILI केसेस जिनमें खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण थे, उनको हमने आइडेंटिफाई किया और उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो होटल अधिग्रहित किए गए थे उनमें हमने रखा उनको। और जो सीरियस नेचर के केसेस थे उनकी जांच के लिए सैंपल बाहर भेजे गए। उनकी जांच पॉजिटिव आई तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। इस ढंग से रूथलेस कंटेनमेंट के जरिए भीलवाड़ा को जीरो किया गया इस पॉजिटिव। उसके बाद रामगंज बना हमारा हॉटस्पॉट। अब रामगंज की आबादी बहुत थिकली पॉपुलेटेड है, वॉल सिटी है, एक एक मकान में कई कई फैमिली और एक एक फैमिली में कई कई मेंबर। हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। जिस ढंग से रामगंज में संक्रमण फैला, एक बार तो हमको लगने लगा कि ये कहीं कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो जाए, लेकिन सौभाग्य से वो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं था। हमने वहां 2011 की आबादी के आधार पर पूरे इलाके की मैपिंग की रामगंज की और उसको 30 क्लस्टर में डिवाइड किया। एक एक क्लस्टर से रैंडमली सैंपल लिए गए और वो सैंपल हर रोज 630 सैंपल थे, उनकी टेस्ट हुई। जो पॉजिटिव निकलते गए उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजते गए और जो लोग जिनके रहने की जगह कम थी या जहाँ दिक्कत थी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, उनको भी हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज दिया। उसके लिए नायला में, मैला में, कई जगह राजस्थान, जयपुर राजधानी में कई जगह सरकारी क्वारंटीन की फैसिलिटी हमने डेवलप की।
अब कुल मिला के वहां के धर्मगुरुओं को समझाया, मैं खुद गया रामगंज में, और आज हम कह सकते हैं कि रामगंज वो 4 शहर हैं जयपुर सहित देश के जहां सर्वाधिक अच्छा मैनेजमेंट कोविड को नियंत्रित करने में किया गया, और इसकी भारत सरकार ने भी तारीफ की। प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी के जो यहाँ उपाय किए गए, जो डिसीजंस उन्होंने लिए, आप देखिए कि जैसे ही ये महामारी आई, यहाँ के सारे अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स थे, हमारे नेता थे, उनको कॉन्फिडेंस भी लिया गया। क्योंकि जब पूरे देश में ये लड़ाई भारत सरकार के साथ मिलकर लड़ रही है, सरकारें चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, जब महामारी का दौर 100 वर्ष में आया है, हम मिलजुल के इस महामारी से मुकाबला कर रहे थे। उसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने सारे अपोजिशन पार्टीज के लोगों को बुलाया, उनसे बात की, उनको कॉन्फिडेंस में लिया। उसके बाद सारे धर्मगुरुओं को बुलाया गया, उनसे बात की गई। उसके बाद जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं या हमारे जो अभी नामी गिरामी चिकित्सक हैं, उनको बुलाया, उनसे चर्चा की। उसके बाद एनजीओ जो सामाजिक संगठन है, वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, उनसे चर्चा की। मैं समझता हूँ 75 वीडियो कॉन्फ्रेंसेज इस दौर में मुख्यमंत्री जी ने खुद ने की, मैं भी मौजूद रहा उसमें। 6 बार तो प्रधानमंत्री जी के साथ अलग से बीसी हुई है, जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने की है, और करीब 100 रिव्यू मीटिंग्स हुई है इन 2.5-3 महीने में। तो राजस्थान में जिस संवेदनशीलता के साथ हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सिंग स्टाफ ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सफाई कर्मियों ने, पुलिस डिपार्टमेंट की टीम ने और हमारा प्रशासनिक अमला एक टीम वर्क के रूप में एक डिवोशन के साथ यहाँ काम किया। हमारे पॉजिटिव केसेस भले ही 15,809 हो गए हैं अभी तक, लेकिन रिकवरी पूरे कंट्री में नंबर 1 हमारी है, 78.56% रिकवरी है। हमारे तो एक्टिव केस तो बहुत कम है, कभी 2500 होते हैं, कभी 2600 होते हैं, किसी दिन 2700 हो जाते हैं। अब ये जो विदेशों से लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं तो उनको टेस्ट किया जा रहा है। कल ही जयपुर में 107 पॉजिटिव केसेस आए, उसमें अधिकांश वही लोग थे। पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ेगी, नए हॉटस्पॉट हमारे बने, भरतपुर, धौलपुर, वहां जो सुपर स्प्रेडर्स थे, जो सब्जी बेचने का काम करते हैं, वहां से उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन लोगों की वजह से संक्रमण आ गया। करीब 7 जगह राजस्थान में ऐसी है जहां अभी 100 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, बाकी हमारे नियंत्रण में है। अब ये जो शहरी क्षेत्रों में फैलाव था पहले इसका, तो मैं बता रहा था कि जब हमारे 15 लाख के करीब माइग्रेंट लेबर या हमारे प्रवासी राजस्थानी आए, वो अलग अलग गांव में गए। अब उनको रोक भी नहीं सकते थे, उनका प्रदेश है, आए, लेकिन उसके लिए जिस माइक्रो लेवल मैनेजमेंट किया गया, हमने ग्रामीण कमेटी बनाई, कोई भी आए आपके गांव में, मॉनिटर करो उसको होम क्वारंटीन करना है, होम क्वारंटीन करो, उससे एफिडेविट ले लो कि भाई मैं 14 दिन तक इस क्वारंटीन की पालना करूंगा, इस अनुशासन को नहीं तोड़ूंगा। 2 पड़ोसियों से गारंटी ली कि तुम ध्यान रखोगे इसका। इस तरह से गांव में कमेटी बनाएगी, वहां का सरपंच, प्रधानाध्यापक, ग्राम सेवक, पटवारी, स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी और पुलिस और समाज सेवी जो भी संगठन है, इनको मिला के हर गांव में एक कमेटी बनी, निगरानी रखते थे बराबर, ताकि ये स्प्रेड नहीं हो। अगर कोई पॉजिटिव भी है तो स्प्रेड नहीं हो। इस ढंग से क्वारंटीन फैसिलिटीज को मॉनिटर किया गया। फिर एसडीएम लेवल पे इसी तरह से क्वारंटीन फैसिलिटी की कमेटी बनी, फिर जिला स्तर पे बनी, और 11 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों मुख्यमंत्री जी ने 2-2 जिलों की जिम्मेदारी देके उनको अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया गया क्वारंटीन, सिर्फ क्वारंटीन फैसिलिटी के लिए। और एसीएस लेवल के अधिकारी विनोद गुप्ता जी, उनको पूरे राजस्थान की क्वारंटीन फैसिलिटी, उसमें होम क्वारंटीन भी है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। एट ए टाइम जब ये लोग आए थे बाहर से, एक बार तो हमारे 7,25,000 लोग होम क्वारंटीन में थे, और करीब 10,000 हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की हमने सेंटर्स बनाए, उसमें 34,000 लोग थे। अब तो ये संख्या कम हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि लोग पॉजिटिव से नेगेटिव होते जा रहे हैं, वो अपने घर जा रहे हैं या उनका सामान्य मूवमेंट हो रहा है। कुल मिला के जिस ढंग से क्वारंटीन फैसिलिटीज पे ध्यान दिया गया, जिस तरह से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया,
जिस तरह से टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई गई, राजस्थान एक मॉडल स्टेट हुआ पूरे कंट्री के लिए, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की। अभी 21 घंटे तक सारे राजस्थान के चुने हुए विधायक, सांसद, दो चार को छोड़ दो आप भले, उनके साथ ऑपोजिशन लीडर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई 21 घंटे तक। सीएम साहब बैठे, हम बैठे, सबसे हमने इंटरेक्ट किया है, क्योंकि एक चुनौती नहीं है मेडिकल साइड की। हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, लॉकडाउन लगातार चला, कुछ छूटें दी गई हर लॉकडाउन के बाद में, लेकिन सामान्य जिंदगी आने में तो समय लगेगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर आने में समय लगेगा। अब लोगों को जिंदा रखना भी हमारे लिए चुनौती थी। मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया कि कोई व्यक्ति राजस्थान में भूखा नहीं सोएगा। अब करीब 78 लाख पेंशनधारी हमारे, उनका 4 महीने की पेंशन उनके अकाउंट में डाली है इस दौरान, 2800 करोड़ रुपए। 1 लाख से ज्यादा लोग बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एनएफएसए के तहत 2-2 महीने का राशन दिया गया। कुक्ड फूड, वो तो आप देखिए कि दानदाताओं ने और बहुत सारे लोगों ने, लाखों की संख्या में कुक्ड फूड वितरित किया गया। उसके अलावा जो डेस्टिट्यूट्स थे, जिनका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है, या जो लेबर है हमारे, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, 31 लाख के करीब उनकी संख्या है। ये 1.5 लाख, पहली बार ये सर्वे करवाया गया कलेक्टर्स के माध्यम से कि जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, इन लोगों की लिस्ट बनी है। बाल काटने वाला है, कपड़े धोने वाला व्यक्ति है, आपके जो ये वेटर्स हैं रेस्टोरेंट में काम करने, इस तरह की कैटेगरी बनी और लाखों लोगों की लिस्ट बनी है, उन तक ड्राई राशन पहुंचाया गया। तभी आदमी की जिंदगी, एक आदमी ने ये नहीं कहा राजस्थान में कि मैं भूखा सो गया हूं। इस संकल्प के साथ इस कोरोना महामारी का हमने राजस्थान में मुकाबला किया। अब ये कुल जो अभी भी 878 लोग होम क्वारंटीन में है अभी, और 71 लोग आईसीयू में है अभी। कुल उनमें से 10 लोग वेंटिलेटर पे है पूरे प्रदेश के अंदर, और अस्पतालों में जो भर्ती मरीज हैं वो भी करीब 2100 के करीब है। ये स्थितियां हमारे नियंत्रण में है आज की तारीख। पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। 1 जून से हमने, जब से अनलॉक 1 शुरू हुआ और छूट दी, ये संभावना थी पहले से ही कि पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ेगी। एवरेज 250-300 पर डे पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने इंश्योर किया हुआ है कि जिस मात्रा में पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं उसी मात्रा में रिकवरी का परसेंटेज भी बढ़ता रहे। तो जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं वो नेगेटिव भी बराबर की मात्रा में हो रहे हैं। इसीलिए हमारा आज ये जो नियंत्रण है इस महामारी के ऊपर है। अभी प्लाज्मा थेरेपी हमने शुरू की, यहाँ आईसीएमआर से ट्रायल की परमिशन ली, जयपुर में शुरू हुई। 22 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी यहाँ दी गई। जोधपुर में हमने ट्रायल करने के लिए परमिशन मांगी, कोटा में मांगी। कुल मिला के हमने अपनी लैब की कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया, और आने वाले टाइम में सारी जगह ये टेस्टिंग फैसिलिटी हो जाएगी। 15-20 दिन, महीना भर हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी। अब ये जो महीने आ रहे हैं, जुलाई और अगस्त, ये वैसे ही सामान्य रूप से बारिश के मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज होते हैं हमारे। कभी स्वाइन फ्लू आ जाता है, आप तो जानते हैं इस बात को, कभी डेंगू आ जाता है, कभी चिकनगुनिया आ जाता है, कभी मलेरिया आ जाता है। ये जो मौसमी बीमारियों का प्रकोप हर साल रहता है, तो ये जो कोविड के दौर में ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत। हमारे 60 साल से ज्यादा के बुजुर्ग लोग, उनको सावधानी ज्यादा रखनी चाहिए। जिन लोगों को ऑलरेडी क्रोनिकल डिजीजेज है उनको सावधानी रखनी चाहिए। जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं उनको सावधानी रखनी चाहिए। 10 साल से कम के बच्चे हैं उनको सावधानी रखनी चाहिए। राजस्थान पहला स्टेट है जिसने 21 जून से 30 जून तक मैसिव जन जागरण का प्रोग्राम चलाया कि आप सावधानी ही इस खतरे को बचाएगी। अपने आप को, आदमी अपनी सुरक्षा तक अपने आप को सावधान रख के ही कर सकता है। आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, बार बार ये थूकने का काम नहीं करें सार्वजनिक जगह।
ये जो हमारी आदत है कि हम हर जगह सार्वजनिक जगह पर थूक देते हैं, ये संक्रमण को बढ़ाने का काम करते हैं। ये नहीं, बार बार साबुन से हाथ धोएं, भीड़ में नहीं जाए, जैसा बार बार हम कह रहे हैं, तो ये हमारे कैंपेन का हिस्सा है। राजस्थान में ये जो दौर चल रहा है, हम हर आदमी को एजुकेट करेंगे इन 10 दिनों में, ताकि उसके दिल में ये जगह कर जाए, घर कर जाए कि मैंने सावधानी छोड़ी और खतरा मैंने मोल लिया। आदमी अगर अपने आप को सुरक्षित रखता है, परिवार भी सुरक्षित रहेगा, गांव सुरक्षित रहेगा, जिला सुरक्षित, प्रदेश सुरक्षित रहेगा। कुल मिला के सावधानी सबसे बड़ी आवश्यकता है इस महामारी से बचने की। रिसर्च चल रही है, ट्रायल होती रहती है, आज की तारीख तक ना वैक्सीन है ना कोई दवा है। तो मैं तो राजस्थान पत्रिका के माध्यम से राजस्थान के लोगों को, जिन्होंने इतना अनुशासन का परिचय दिया लॉकडाउन में, चाहे कर्फ्यू में, और हर आदमी के जहन में है भी ये, लेकिन मैं जब से ये अनलॉक 1 हुआ, मैं देख रहा हूँ कई जगह लोग कुछ ये सोच बैठे हैं कि शायद कोविड खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। आम आदमी को सावधानी नहीं छोड़नी है। ये महामारी कब खत्म होगी कोई नहीं बता सकता। डेवलप्ड कंट्रीज हमसे ज्यादा बुरी स्थिति में है, जिनके पास हमारे से कई गुना ज्यादा संसाधन है, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत है, और जो विकसित राष्ट्र हैं वहां के हालात भयावह हैं। हिंदुस्तान में सौभाग्य से आज ये महामारी नियंत्रण में है, लेकिन ये स्प्रेड ऐसा होता है, एक व्यक्ति कई व्यक्तियों को संक्रमित कर देता है। वहां साउथ कोरिया में एक नर्स ने 5000 लोगों को संक्रमित किया। यहाँ रामगंज में क्या हुआ था, एक आदमी ओमान से आया था, उसने पूरे रामगंज में इसमें संक्रमण फैला दिया। इसलिए सावधानी नहीं छोड़नी है। बार बार हम लोग आपको ये कह रहे हैं, अब तक हम बचे हैं, आगे भी हमको बचे रहना है, यही मैं निवेदन कर सकता हूँ। सर, एक सवाल मेरा महत्वपूर्ण, जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, अभी आपने कहा कुछ ही देर अपनी बात में आपने बात कही कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और तमाम जो पूरी दुनिया में जो स्वास्थ्य की जो एजेंसियां है जो काम कर रही है कोविड महामारी को नियंत्रित करने में, अभी तक कोई दवाई इसकी इजाद नहीं हुई है। लेकिन भारत में एक दवाई बाबा रामदेव की जो पतंजलि है उसकी ओर से दवा लॉन्च की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना की दवा बना ली गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसमें जिन मरीजों पर ट्रायल किया गया वो जयपुर के थे। निम्स विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में है, दिल्ली रोड पर, वहां पर इन मरीजों का कथित ट्रायल किया गया, लेकिन राज्य सरकार को और जो जिम्मेदार अधिकारी को उनको इसकी भनक तक नहीं लगी। तो राजस्थान सरकार अब इस पूरे मामले में क्या आगे का स्टैंड लेने जा रही है, सरकार का क्या कदम होगा इस चौंकाने वाली बात पर? जी, मैं बताऊं आपको, निम्स में हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए रखा था, और वो 7 दिन में वैसे ही ठीक हो गए थे। कोई क्लिनिकल ट्रायल उन पर हुई नहीं। उसके बाद हमने छोड़ दी, वहां सुविधाएं अच्छी नहीं थी, शिकायतें आने लगी, हमने शिफ्ट कर दिया उसको, और 7 दिन में ऑटोमेटिक ही ठीक हो रहे थे। अब आपको बता रहा हूं मैं कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन किया, और वो किया 21 अप्रैल 2020 को, और वो गजट नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे पास है। आप मेरे को बताइए, ये ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट बना हुआ 1945 का, उस एक्ट के अनुसार इन्होंने 9 बिंदु रखे इसमें। क्लिनिकल ट्रायल कोई नहीं कर सकता ऐसे, बिना आईसीएमआर की परमिशन के, बिना राज्य सरकार की परमिशन के, बिना भारत सरकार की परमिशन के कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर सकता। और इसको दवा के रूप में तो कोई बेच ही नहीं सकता, ये तो अपराध है, और इस अपराध करने वालों को उसके दायरे में लाके सजा भी दी जाएगी। अगर राजस्थान में किसी ने इसको दवा के रूप में बेचने की कोशिश की, मैं चिकित्सा मंत्री के रूप में आपको कह रहा हूं कि हम उसको कानून के दायरे में लेके आएंगे। ये मार्केटिंग करने के लिए जिस ढंग से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हालांकि भारत सरकार ने इसके प्रचार प्रसार पर रोक लगाई है, लेकिन भारत सरकार को और कठोर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इसमें जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं, जो समितियां हैं, वो अनुमोदन करे तब हो, आईसीएमआर परमिट करे तब हो। बहुत सारे 9 बिंदु दिए हैं। कुल मिला के औषध और प्रसाधन
एक्ट 1945 का है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं लोग। तो कुल मिला के इस तरह की दवा, इस भ्रमजाल में कोई आ गया मान लो, और कोई, मैं नहीं बोलता कोई मृत्यु हो जाए किसी की, कौन जिम्मेदार होगा इसका? इसलिए ये अपराध है, ये पाप है। आप इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कह सकते हो कि भाई इससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। आप हम भी ये काढ़ा वितरित कर रहे हैं, लेकिन हम ये थोड़ी कहते हैं ये दवा है। दवा नहीं है, दवा तो विकसित हुई नहीं है अभी तक। और दवा विकसित हो जाए तो फिर अमेरिका जैसे देश, वहां लाखों लोग क्यों मर रहे हैं? फिर यूरोप, वहां हजारों लाखों लोग क्यों मर रहे हैं? इस तरह का छल कपट अगर बाबा रामदेव कर रहा है तो ये तो मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हो, और उनको कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये, और इसको दवा बता के और बेचने की बात कर रहे हैं, ट्रायल की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता इस महामारी के दौर में। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि राजस्थान में यदि इस दवा को बेचने का प्रयास किया गया है तो राजस्थान सरकार सख्त कदम उठाएगी, जरूरत पड़ी तो सरकार केस भी दर्ज कराएगी। बिल्कुल, क्योंकि हम आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं देना चाहते। जो ये लड़ाई हमने लड़ी है, एक अनुशासन के साथ लड़ी है। भारत सरकार, आईसीएमआर, सरकारें चाहे किसी की भी हो, जैसे मैंने कहा आपको, हम एक अनुशासन के साथ, क्योंकि आम आदमी की जिंदगी का सवाल है। 100 साल बाद ऐसी महामारी आई है जिसका कोई वैक्सीन और दवा नहीं है, और दुनिया की हालत खराब है। लाखों लोग मारे जा चुके हैं, संक्रमण जैसा फैल रहा है बड़े बड़े कंट्रीज में, अमेरिका जैसे देशों में। ऐसी परिस्थिति में ये खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर दवा विकसित होगी तो सबसे पहले WHO, ICMR वो बताएंगे। बाबा रामदेव कौन होते हैं? एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन होती है ये क्लेम करने वाली? उनको इजाजत किसने दी? बताओ। अगर कोई आपको इजाजत दी है, और इसके नॉर्म्स बने हुए हैं, सारी चीजें, क्लिनिकल ट्रायल। इस मामले में एक परिवार भी जयपुर के गांधीनगर थाने में एक दिन पहले ही बाबा रामदेव की जो दवा लॉन्च की गई उसके कुछ ही देर बाद में जयपुर में परिवार भी दायर हुआ है। राज्य सरकार ने उस मामले में कोई कार्रवाई के आगे आदेश दिए हैं अभी तक? देखिए, मैंने कहा ना आपको कि राजस्थान में अगर कोई इसको दवा के नाम पे बेचेगा तो दवा बनाने वाले और बेचने वाले को कानून के दायरे में लाके हम सजा देंगे। महत्वपूर्ण बात चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने अभी कही है कि निम्स विश्वविद्यालय में जो ट्रायल हुआ वहां ट्रायल हुआ ही नहीं, और वहां जो मरीज थे वो स्वतः ही ठीक होने वाली स्थिति के थे, उनको क्वारंटीन के तौर पर वहां पर भेजा गया था, और ए लक्षण वाले मरीज थे, उनके लिए किसी भी तरीके की कोई अनुमति राज्य सरकार से नहीं ली गई, और भारत सरकार और आयुष मंत्रालय के पास भी संभवतः उसकी पूरी जानकारियां नहीं थी। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कही है जो कि चौंकाने वाली है कि एक दवा को लॉन्च किया गया। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि राजस्थान में यदि इस दवा को बेचने का प्रयास किया गया तो राज्य सरकार किसी भी कदम को उठाने से नहीं हिचकिचाएगी। हमारा अगला सवाल मंत्री जी से, राजस्थान रिकवरी और मृत्यु दर के मामले में देश भर में अग्रणी राज्य रहा है। रिकवरी में राजस्थान देश भर में 80% की स्थिति पर पहुंचता नजर आ रहा है, 78% को आज क्रॉस कर चुका है। मृत्यु दर को नियंत्रित करने में भी राजस्थान दूसरे नंबर पर है, तमिलनाडु उनके बाद में। तो क्या मॉडल अपनाया गया है? चिकित्सा कर्मियों की इसमें कितनी भूमिका रही, राजस्थान सरकार की इसमें क्या भूमिका रही, किस तरीके का प्रबंधन किया गया? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत किया। हमारे पास आज की तारीख में पर्याप्त PPE है, वेंटिलेटर है, ICU बेड की पर्याप्त व्यवस्था है, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है सब जगह, और जितने मरीज भर्ती हैं उनसे ज्यादा सुविधाएं हमने विकसित की है। राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी हमने शुरू की है। 22 लोगों को तो यही जो क्रिटिकल थे, जिन लोगों ने पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, उनका हमने ब्लड लिया, उसमें से प्लाज्मा निकाला, वो एंटीबॉडी डेवलप करता। वो गंभीर रूप से जो बीमार लोग थे, क्रिटिकल जिनकी कंडीशन थी, उन पे वो प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग हमने किया, और वो सफल प्रयोग रहा राजस्थान में। तो लोगों की मृत्यु दर को कंट्रोल करने का काम, आपको याद होगा जब ये 3 या 4 पॉजिटिव केसेस राजस्थान में हुए थे, तभी हमारे डॉक्टर्स की टीम ने
4 दवाओं का कॉम्बिनेशन काम में लिया इसके प्रिवेंशन में। वो थी एक तो स्वाइन फ्लू में काम आने वाली दवा टेमी फ्लू, जो मलेरिया में काम आती है क्लोरोक्विन, HIV एड में जो काम आती है रोटिनावीर और लोपिनावीर 200 और 50 mg। ये दवाओं का कॉम्बिनेशन जब 4 आदमी हमारे यहाँ भर्ती थे पॉजिटिव, उनको दिया गया, 4 में से 3 पॉजिटिव से नेगेटिव हुए। बाद में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का इजाद किया गया, वो भी प्रिवेंशन में काम आ रही है। तो कुल मिला के हमारे हेल्थ वॉरियर्स जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको इन्फेक्शन से बचाना और जो इन्फेक्टेड आदमी है उसको ट्रीट करके ठीक करना, ये हमारे डॉक्टर्स की मेहनत और उनका समर्पण है। और जिस समर्पण के साथ राजस्थान में काम हुआ है, मैं समझता हूँ ये जो रिकवरी का परसेंटेज है ये अपने आप में एविडेंस है इस बात का कि हमारे यहाँ किस ढंग से काम हुआ है। हमारी व्यवस्थाएं इतनी शानदार थी और मैंने कहा अभी आपको कि 7,25,000 लोगों को एट ए टाइम होम क्वारंटीन में हमने रखा। और जब 600 लोगों ने उस होम क्वारंटीन के अनुशासन को तोड़ा तो कुछ लोगों को तो हमने उनको सजा के तौर पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजा और कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया, क्योंकि हम किसी इन्फेक्टेड आदमी को इजाजत नहीं दे सकते कि राजस्थान के दूसरे व्यक्ति को अपना संक्रमण फैला दे। तो जो हमारा सख्ती थी, हमारा अनुशासन था, हमारा जो रूथलेस कंटेनमेंट प्रोग्राम था, कर्फ्यू लगाया गया 200 जगह राजस्थान में। तो ये जो काम हमने किया, रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन हुआ हमने, क्योंकि जब 1 साल पूरा हुआ था सरकार का, तो मुख्यमंत्री जी ने निरोगी राजस्थान का नारा देके और एक कार्यक्रम दिया था हम लोगों को कि पहला सुख निरोगी काया, कोई आदमी बीमार ही नहीं पड़े, ये कैंपेन चलना चाहिए पूरे स्टेट में। हम उसकी तैयारी कर रहे थे। लक्ष्य ये था कि 44,000 राजस्व गांव है पूरे राजस्थान में, एक हमारी बहन और एक हमारा भाई, उनको स्वेच्छा से हम स्वास्थ्य मित्र बनाए, ट्रेनिंग दे उनको, और वो सिलेक्शन का काम हमने शुरू कर दिया था। करीब 27-28 हजार लोगों का सिलेक्शन उस वक्त तक हो गया था। इसी बीच में कोरोना आ गया। हमने कहा हमारी जो टीमें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हमारी आशा सहयोगिनी है, ANM है, और ये जो टीमें हैं, राजस्थान वो प्रदेश है जहां पे एक एक घर में 3-3, 4-4 बार डोर टू डोर सर्वे हुआ है। इसको एक्टिव सर्विलेंस बोलते हैं। ये जो हमारे विपक्ष के लोग हैं ना, ये बार बार एक सवाल उठाते हैं कि जब मैंने कहा कि 9 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़ लोगों का एक्टिव सर्विलेंस कर लिया, इन्होंने कहा आबादी राजस्थान की 7 करोड़ 40 लाख है, तो ये 11-12 करोड़ का कैसे कर लिया। इनको मैं बार बार कहता हूं, एक एक घर का 4-4 बार सर्वे, ये काम अभी भी जारी है, ये काम अभी भी जारी है। अगर हमको प्रदेश को सुरक्षित रखना है तो ये काम नियमित रूप से जारी रहना चाहिए। चिकित्सा इस सर्वे तो काम, जब भी मौसमी बीमारियां आती है हमारी टीमें सर्वे करती है, पूरी टीमें हम तैयारी करते हैं, हर साल मौसमी बीमारियों की तैयारी होती है। तो जब ये महामारी आई है, इसमें हम एक्टिव सर्विलेंस का काम तो पूरे स्टेट में जिस शानदार तरीके से राजस्थान में एक्टिव सर्विलेंस का काम किया डोर टू डोर जाके, उसके अलावा जो लाखों लोग हमारे OPD में आए इस दौरान, उनकी भी स्क्रीनिंग हुई है कोविड की। राजस्थान वो प्रदेश है जहां पे एक्टिव सर्विलेंस, पैसिव सर्विलेंस, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, रूथलेस कंटेनमेंट, आपका 1 किलोमीटर का दायरा, 2 किलोमीटर का दायरा, 5 किलोमीटर का बफर जोन, इस तरह से हमने पूरे जहां जहां भी संक्रमित लोग मिले उनका हमने रूथलेस कंटेनमेंट किया राजस्थान में। कुल मिला के जो कुछ शक्ति, कुछ समझाइश, कुछ तैयारी, कुछ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम और जांच की सुविधा विकसित करने का काम, ये सब काम एक साथ किए गए, तब जाके राजस्थान की रिकवरी रेट भी बढ़ी है। और राजस्थान में आज भी ये बढ़ता हुआ पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है, लेकिन स्थिति हमारे नियंत्रण में, ये बार बार हम इसीलिए कहते हैं। मंत्री जी, एक सवाल है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है और राजस्थान में नर्सिंग कर्मियों और डॉक्टरों की कमी है, हालांकि कुछ भर्ती हुई है, लेकिन मैन पावर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या योजना है? चौहान साहब,
आपको याद होगा 735 डॉक्टर्स की भर्ती को मैंने जब ये कोविड के दौरान ही पोस्टिंग दी गई और सब कोरोना के काम में लगा दिया सारे लोगों को। उसके बाद हमने 12,500 नर्सिंग कर्मियों की जीएनएम और एएनएम की भर्ती की। कुछ लिटिगेशन हो गए थे, 2-3 हजार वो लिटिगेशन की वजह से रुके हुए। 9,000 लोगों को हमने पोस्टिंग दे दी नर्सिंग कर्मचारियों को। उसके बाद एक और मास्टर स्ट्रोक 2,000 डॉक्टर्स की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने जारी की। उसके भर्ती का काम अभी चल रहा है इन दिनों, और ये 1 महीने 1.5 महीने में ये 2,000 नए डॉक्टर्स की भर्ती भी राजस्थान में हो जाएगी। राजस्थान में आप देखिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ पिछले 1.5 साल में। 15 नए मेडिकल कॉलेज की परमिशन लाए हम। कोविड की वजह से उनके भूमि पूजन के काम में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन मेडिकल कॉलेज जितने बनेंगे, मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य दिया था 33 जिले हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। आज हम लोग, हमारे सिर्फ 2 जिले 3 जिले बाकी हैं, जालौर, प्रतापगढ़ और राजसमंद। राजसमंद में वैसे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और भारत सरकार के गाइडलाइन है कि जहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहाँ सरकारी को खोलते नहीं है। ऐसे देखें 2 जिले बाकी हैं, बाकी सब जगह स्वीकृति मिल गई। एक क्रांतिकारी कदम सरकार ने हमारी उठाया है मेडिकल के क्षेत्र में। और अब तो वहां दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने 2 साल का सांसद कोष खत्म कर दिया, और यहाँ 800 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये 2 साल का विधायक कोष का पैसा इसमें दे दिया। अब एमएलए अपने क्षेत्र में जो भी इक्विपमेंट लगाना चाहता है, अपनी सब सेंटर में, पीएससी में, सीएससी में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज अगर वहां है उसके अस्पताल में, ये जो 800 करोड़ रुपए ये राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में खर्च होंगे। मैंने चिट्ठी लिखी है विधायकों को कि सब सेंटर पे ये इक्विपमेंट लगाए जा सकते हैं, पीएससी पे ये इक्विपमेंट लगाए जा सकते हैं, ये सुविधाएं विकसित की जा सकती है, सीएससी पे ये सुविधाएं विकसित हो सकती है। हमने क्या काम किया है कि अब एक चीज तो है कि उपकरण खरीद ले। अब कई बार स्थितियां आती है कि उपकरण खरीदने के बाद उनको ऑपरेट करने वाले लोग ही नहीं है, ट्रेंड लोग नहीं है। तो हमने एक प्लानिंग और की है। राजस्थान में सीफू है हमारे, सीफू में नियमित ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलेगा। अगर कहीं सोनोग्राफी की मशीन लग गई तो उसका ट्रेंड स्टाफ वहां नहीं होगा, तो सोनोग्राफी की सुविधा कैसे मिलेगी लोगों को। तो दोनों काम कर रहे हैं, रिक्योरमेंट कर रहे हैं इक्विपमेंट्स का, स्ट्रेंथन कर रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, साथ के साथ ट्रेनिंग के प्रोग्राम को भी मजबूती दे रहे हैं ताकि जो भी इक्विपमेंट वहां लगे वो आम जनता के काम आए। थर्ड चीज ये कि वो खराब हो जाते हैं, कई बार इक्विपमेंट खराब भी होते हैं, उनके मेंटेनेंस का सिस्टम भी इवॉल्व कर रहे हैं ताकि ट्रेंड स्टाफ रहे। खराब हो जाए तो उसका मैकेनिज्म ऐसा रहे तत्काल उसकी सूचना जाए और 1 आध दिन में वो ठीक हो जाए, ताकि जो पैसा खर्च हो रहा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसका लाभ राजस्थान की जनता को मिल सके। जी बिल्कुल। एक सवाल और है निजी अस्पतालों से जुड़ा हुआ कि निजी अस्पतालों में सरकार ने काफी सख्त कानून बना दिया है, और लगातार आप बताए भी जा रहे हैं कि जो निजी अस्पताल कोविड के मरीजों को भर्ती करने में कुछ गड़बड़ी करेगा या कोविड के भर्ती मरीजों से ज्यादा पैसा वसूलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद ये सब चीजें रुक नहीं रही हैं, आगे की सख्त रणनीति क्या होगी इसका थोड़ा सा खुलासा करें। देखिए, जब महामारी का दौर आता है सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों की तो जिम्मेदारी बनती है। देखिए, ये जो निजी अस्पताल हैं जिनको सरकार से कई तरह की छूट भी मिलती है, मान लो छूट नहीं भी मिलती है तो भी परमिशन तो देते हैं हम एक आदमी को ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए अस्पताल चलाने की परमिशन तो सरकार देती है। ऐसे मौके पर जब महामारी हो दुनिया में, इनका भी फर्ज तो बनता है। हालांकि थोड़ा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड भी होना चाहिए, उनकी जो परेशानियां हैं उसको भी हम समझ के काम करेंगे। हमने अभी आदेश जारी किए हैं, वे आप सामान्य बेड पे अगर भर्ती होंगे तो ये शुल्क आपसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले सकता है। अगर आप ऑक्सीजन वाले बेड के ऊपर भर्ती हो रहे हैं, ये शुल्क आपसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले सकता है। अगर आप वेंटिलेटर सहित आईसीयू में भर्ती हैं तो ये शुल्क आपसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले सकता है। हालांकि कई अस्पतालों ने अपनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी बताई, लेकिन मैं ये उनसे अपील करना चाहता हूँ
ये डिफिकल्टीज तो हम आपस में बैठ के सॉल्व कर लेंगे। ये समय है आम आदमी की जिंदगी बचाने का, और जो लोग गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी जिंदगी भी उतनी कीमती है जितनी एक अमीर आदमी की जिंदगी। इसलिए बहुत ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग जिस ढंग से सरकारी अस्पतालों में आम आदमी की जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं, ये उनका भी फर्ज बनता है आदमी की जिंदगी कैसे बचे। तो निजी अस्पतालों को लेकर जब से कोविड का जो दौर शुरू हुआ मार्च से लेकर मई जून तक, उस दौरान भी सरकार ने लगातार परिपत्र जारी किया, आपने भी जारी किया, आपने निर्देश भी दिए। कोविड के दौरान जब लॉकडाउन था तब भी कुछ निजी अस्पताल जिन्होंने अपने यहाँ पर ओपीडी सेवाएं बंद कर दी थी, इंडोर सेवाएं बंद कर दी थी, उसके बाद सरकार के कई परिपत्रों के बावजूद भी निजी अस्पतालों पर कोई असर नहीं हुआ। तो क्या कारण रहा कि सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से उनके हौसले? हमारे पास हर जिले की सूचना है। कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कोविड में, कई ऐसे हैं जिन्होंने मध्यम श्रेणी का काम किया, और कई ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल जो आप कह रहे हो वही बात हुई। अब ये जो ऑर्डर निकालने के बाद, क्योंकि महामारी अधिनियम बना हुआ है, कोई कानूनी कार्रवाई हम चाहते नहीं किसी के खिलाफ करना, लेकिन जनहित में अगर करनी पड़ी तो फिर करेंगे भी। सरकार लाचार नहीं है। हमारे लिए राज्य का आम आदमी वो महत्वपूर्ण है। कोई भी आदमी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, कोई भी आदमी, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल चलाता है, चाहे सरकारी अस्पताल में कोई आदमी काम कर रहा है, कई जगह हमारे सरकारी अस्पतालों में भी इक्की दुक्की शिकायतें आती है। इनह्यूमन एटीट्यूड है, अमानवीय ये कृत्य है, इसके लिए कोई आदमी बख्शा नहीं जा सकता। महामारी के इस दौर में जब देवता समझता है आम आदमी आपको, मेरी जिंदगी ये बचा सकता है, उस देवता का फर्ज हमको निभाना चाहिए। यही मेरी अपील है। आपने बताया सरकारी अस्पतालों को लेकर राजस्थान पत्रिका ने अभी एक अभियान भी चलाया जिसमें उन मरीजों और परिजनों से बात की गई जिन्होंने अपना दर्द बताया, अपनी समस्याएं वहां की बताई। कुछ जगह से, हालांकि पूरे राजस्थान में कोरोना वॉरियर्स ने अभूतपूर्व कार्य किया और ज्यादातर कोरोना वॉरियर्स ने अपनी समर्पित सेवाएं दी, लेकिन कुछ जगह से अमानवीय तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। उस पर आपने बड़ा फैसला भी किया और पूरा निगरानी के लिए एक सिस्टम बनाया, नोडल अधिकारी भी आप नियुक्त करने जा रहे हैं, शिकायत के समाधान के लिए भी आपने नंबर जारी किया है। किस तरीके से मजबूती देंगे इस सिस्टम को ताकि जो आने वाले दिनों में इस तरीके की जो तस्वीरें जिस तरीके की बीकानेर से निकलकर सामने आई वैसी नहीं आए? मैंने आपको कहा ना कि ये अमानवीय है, चाहे सरकारी डॉक्टर करे चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल करे। जो आदमी खुद की जिंदगी बचाने के लिए आपके दरवाजे पे आया है, अस्पताल में आया है, उससे अगर अमानवीय व्यवहार वो हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे लोगों ने जान भी दी इस कोरोना की महामारी के दौर में। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी देके लोगों को बचाया, और आमतौर पर यह धारणा बनी है पूरे राजस्थान में कि हमारे डॉक्टर्स के समर्पण की वजह से, नर्सिंग स्टाफ की समर्पण की वजह से, हमारा जो टोटल चिकित्सा महकमा है शानदार काम किया उसने। इक्का दुक्का केसेस मैं मानता हूं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, उन एक दो केसेस की वजह से उनको भी बदनामी मिले, ये भी उचित नहीं है। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारी पहली बार पुलिस के बारे में लोग तारीफ कर रहे हैं, वरना पुलिस के बारे में तो हमेशा उल्टी धारणा रहती है आम आदमी की। प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस टीम वर्क के साथ काम किया है और कर रहे हैं अभी भी, मैं तो ये मानता हूं कि राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के संवेदनशील निर्णयों की वजह से, माइक्रो लेवल के मैनेजमेंट की वजह से, और जिस ढंग से उन्होंने डील किया खुद ने, हम भी उनके साथ खड़े थे टीम के सदस्य के रूप में। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का सोच है, और उसी सोच से आज पूरा सरकारी अमला राजस्थान की जनता को बचाने में जुटा हुआ है। और हमें नाज है इस बात का कि हिंदुस्तान में राजस्थान के मैनेजमेंट की प्रधानमंत्री जी से लेके हर व्यक्ति तारीफ कर रहा है, और ये काम बदस्तूर आगे जारी रहेगा। एक स्टेप आगे चल रहे हैं। ये अवेयरनेस का कैंपेन पूरी दुनिया में कहीं नहीं चला हुआ, कंट्री की बात छोड़ दीजिए, और वो 21 से 30 तारीख तक हमारे प्रभारी मंत्रियों को भेजा गया सारे जिलों में, और उन्होंने पूरी
खुद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिस वहां की। अवेयरनेस का एक कैंपेन इंदौर में चल रहा है। जितनी अवेयरनेस होगी प्रदेश में, अपनी हेल्थ के प्रति जागरूकता होगी, उतना ही आदमी सावधान रहेगा। सर, दर्शकों की तरफ से एक सवाल है कि टिड्डी का प्रकोप है, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने बिल आधे कर दिए हैं बिजली के और रियायत दी है बड़ी। आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार की भी ऐसी मंशा है कि बिजली के बिल में रियायत दी जाए, जनता को कुछ राहत दी जाए? ये मध्य प्रदेश ने क्या किया क्या नहीं किया इसकी जानकारी न तो मेरे पास है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ना केंद्र की हालत आर्थिक अभी ठीक है। 30% रिकवरी हुई। मार्च का महीना होता है जब रेवेन्यू आपका आता है, ये 30% रिकवरी है। और हमको चाहे आप लोग भूखा नहीं सोए, उसका इंतजाम करना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, पेंशनधारियों को पेंशन देनी है, जो लोग किसी भी स्कीम के कवरेज में नहीं आते हैं उनको भी जिंदा रखने के लिए हमारे 31 लाख लोगों को 2,500 रुपए उनके अकाउंट में डाले मुख्यमंत्री जी, और 25,000 किसानों को सोलर कनेक्शन राजस्थान में दिए जा रहे हैं। अभी जो ये मंत्रियों को हमने भेजा उसमें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, पेयजल की समस्या रहती है हर बार राजस्थान में, एक पॉइंट ये भी था, गैर कोविड बीमारियों का भी पॉइंट था, टिड्डी का प्रकोप पूरे राजस्थान में आ गया आपकी बात, उससे कैसे निपटा जाए उसके बारे में भी उन्होंने पूरी समीक्षा बैठक की है मंत्रियों ने। तो राजस्थान में चाहे किसान हो, टिड्डी का प्रकोप हो, पेयजल का संकट हो, हर पॉइंट पे सरकार सचेत है, संवेदनशील है, और एक टीम के रूप में हमारी पूरी सरकार जिलों जिलों में जाके मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है। अनलॉक 1 और 2 राजस्थान में शुरुआत हो चुकी है, पूरे देश भर में शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो क्या सरकार को लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से लॉकडाउन की आवश्यकता होगी, या सरकार अब इस स्थिति में पहुंच चुकी है, या जब राजस्थान इस स्थिति में पहुंच चुका है कि आने वाले समय में लॉकडाउन की अब कोई आवश्यकता नहीं होगी राजस्थान के लिए? देखिए, मैं कम से कम इस बात से सहमत हूँ कि लॉकडाउन ही इस समस्या का समाधान है। हमने लॉकडाउन क्यों करते हैं, मेरी अपनी ओपिनियन है, और लॉकडाउन इसलिए किया जाता है कि हमारी तैयारी नहीं हो मानी, हमारे पास सुविधाएं विकसित करने का समय चाहिए, या कोई दवा इजाद हो जाए इस दौर में, और पूरी दुनिया लगी हुई है इसमें, रिसर्च हो रही है, लेकिन आया नहीं वैक्सीन, ना दवा आई। ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन 1 जो लगा, उसके बाद 2 में छूट दी, 3 में छूट दी, 4 में छूट दी, 5 में छूट दी, और फिर उसके बाद अनलॉक 1 हो गया। इकोनॉमी भी जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था अगर बर्बाद होगी, जो कि पटरी से उतर चुकी है, राज्यों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, बहुत कठिनाई में है राज्य, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे? ये सरकार के पास संसाधन तो कम है, सबके पास रिकवरी है नहीं, छूट सब जगह देनी है, आम आदमी भी परेशान है, उद्योग धंधे चौपट हो गए। ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन इसका समाधान नहीं मानता। और जो आपने कहा, कोई योजना नहीं है कि हम लॉकडाउन वापस लगा दें, कोई योजना नहीं। सर, राजस्थान 25,000 26,000 जांच की क्षमता तक पहुंच चुका है, और देश में चुनिंदा ही राज्य ऐसे हैं जहां पर इतनी जांच क्षमता विकसित कर ली गई है। आने वाले दिनों में दावा है कि 40,000 तक राजस्थान जांच संख्या के लिहाज से पहुंच जाएगा, लेकिन अभी भी राजस्थान में जो प्रतिदिन जो जांचें किए जाने की संख्या वो कम है, वो करीब आधी है, 50% है। क्या कारण है इसके कि राजस्थान की दिल्ली से मिलते हैं, और ये राजस्थान में तो सबसे ज्यादा टेस्ट किए अभी तक, 7,26,000 टेस्ट कर चुके हैं हम अभी तक, 7,26,000 टेस्ट। जितनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। हमने तो अभी, हमारी सरप्लस है टेस्टिंग कैपेसिटी। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला किया, आपको ध्यान है, दिल्ली की हालत भयावह है, हरियाणा में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में टेस्टिंग फैसिलिटी है ही नहीं जितनी हमारी है। हमने ऑफर किया 5,000 पर डे टेस्ट, क्योंकि महामारी है, वो भी हमारे देश के लोग हैं। 5,000 टेस्ट ये राज्य, जो पड़ोसी राज्य हैं, प्रतिदिन वो राजस्थान में करा सकते हैं। ये ऑफर हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुलेआम दिया था। अब इसमें किसी को कोई राजनीति की वो नहीं देखनी चाहिए, हम तो मानवता को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी अपील रहेगी आपके चैनल के माध्यम से भी, ये राज्य
पड़ोसी राज्य अगर 5,000 तक की जांच राजस्थान में कराना चाहें तो हमने यहाँ तैयार है। भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल पूरे देश में चर्चित रहा। आपने भी अपनी बात में ये बात कही, पूरा प्रदेश इस बात को मान रहा है कि भीलवाड़ा और रामगंज में जिस तरीके से स्थितियां नियंत्रित की गई वो पूरे देश में एक मॉडल की तरीके से। पिछले कुछ दिनों से यदि हम स्थितियों को देखें तो भरतपुर और धौलपुर ऐसे जिले सामने आए जहां पर तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। तो इन जिलों के लिए राज्य सरकार ने कोई अलग से कोई प्लान बनाया है कि क्या वहां पर कारण अभी तक सामने आए तेजी से संक्रमितों के बढ़ने के और किस तरीके से वहां पर स्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है? ये भरतपुर में 318 एक्टिव केसेस हैं अभी, उसमें से भी 227 लोग वो बाहर से आए हुए माइग्रेट। स्थितियां वहां भी नियंत्रण हो जाएगी तेजी से। ये संख्या 1050 थी जो एक्टिव केसेस, वो घटते घटते अब आज पॉजिटिव केसेस नेगेटिव हो ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मैंने पहले ही कहा ना आपको, ये सुपर स्प्रेडर्स सब्जियां ले लेके आते हैं लोग, उनकी वजह से फैला है, नियंत्रित हो जाएगा। जयपुर एक ऐसा जिला रहा है पिछले जब से संक्रमण राजस्थान में शुरू हुआ है, जयपुर जिले में करीब करीब रोजाना, जयपुर और जोधपुर करीब करीब रोजाना यहाँ पर संक्रमितों की संख्या सामने आ रही है। कभी 100 पार होती है, कभी 50। जयपुर एक ऐसा जिला रहा जहाँ कभी भी 50 से ज्यादा, 50 से कम मरीज संभवतः बहुत कम है, लेकिन जयपुर में जोधपुर की तुलना में जांचों की जो संख्या है उसकी गति काफी कम है। इसके क्या कारण? करीब करीब बराबर है, थोड़ी ज्यादा हुई जोधपुर में, लेकिन जोधपुर में ज्यादा होने के पीछे कारण ये है कि वहां पे पूरे संभाग में टेस्टिंग फैसिलिटी वही थी, और वही टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं, वहां 3-4 जगह टेस्टिंग फैसिलिटी है जोधपुर में। डेजर्ट वाले में है, एम्स में है, और हमारे अपने मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल में। अब तो हमने पाली में डेवलप कर दी, पहले पाली के भी वहीं आते थे सैंपल, सिरोही में डेवलप कर दी, कल ही जालोर की परमिशन आ गई, और अब बांसवाड़ा की परमिशन भी कल आ गई। तो राजस्थान में मेरे ख्याल से बढ़ते जा रहे हैं जिले टेस्टिंग फैसिलिटी के हिसाब से। जयपुर और जोधपुर के करीब थोड़ा बहुत आंकड़ा में फर्क है, थोड़ी ज्यादा हुई है वहां, लेकिन संभाग वो दूसरे जिलों का भी है उसमें। यहाँ हमारे पास भरतपुर में टेस्टिंग फैसिलिटी है, जयपुर में, सीकर में टेस्टिंग फैसिलिटी है, जयपुर में टेस्टिंग फैसिलिटी है, हमारे यहाँ भी प्राइवेट में भी कर रहे हैं, लाल पैथलैब में हो रहा है, महात्मा गांधी में हो रहा है, जेएनयू में हो रहा है, यहाँ भी काफी सेंटर्स हैं जयपुर। राजस्थान में जो निजी जांच केंद्र है उनकी संख्या सीमित है। दूसरे राज्यों को हम देखें, कर्नाटका, दिल्ली, तमिलनाडु, दूसरे जो राज्य है वहां पर 30-30, 40-40, 50-50 निजी जांच केंद्रों को आईसीएमआर स्वीकृति दे चुका है। क्या कारण है राजस्थान में निजी जांच केंद्र खुद आगे नहीं आ रहे हैं, या उनको कोई अनुमति? हमारी सरकारी क्षेत्र में जांच की कैपेसिटी 40,000 हो जाएगी आने वाले टाइम, सरप्लस है हमारे पास, तो निजी बेचारा क्या करेगा यहाँ? जब सरकार सचेत है, हमारी अपनी सरकारी क्षेत्र में टेस्टिंग कैपेसिटी हमने बढ़ा ली है, तो प्राइवेट लेबोरेटरी करेगा क्या? कौन जाएगा उनके पास? सरकार के पास जब टेस्ट कराने आदमी आ रहा है तो उसमें प्राइवेट के पास कौन जाएगा बताओ? उन जिन राज्यों की आप बात कर रहे हो वहाँ सरकारी क्षेत्र में इतनी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं बढ़ाई है सरकारों ने, इसलिए प्राइवेटों में जा रहे। एक अभियान और एक बड़ा अलग तरीके का अभियान राजस्थान सरकार ने शुरू किया था, लिसा करके, जिसमें हाई रिस्क के मरीजों को चिन्हित किया गया था पूरे राजस्थान। मैंने आपको कहा ना, 60 साल से ऊपर के उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अलग से सावधान करना, उनकी अलग केयर करना। ये 10 साल से कम बच्चे हैं उम्र के, उनको। इसके अलावा हमने क्या किया है, मेंटल हेल्थ पे भी काम किया है। लंबे लॉकडाउन या कर्फ्यू की वजह से जो आदमी घर में बंद है वो कई बार अवसाद से ग्रस्त हो जाता है, तो हमने काउंसलिंग का प्रोग्राम जिलों में चालू किया है। एक टीम पूरी यहाँ से, मनोचिकित्सालय हमारा जयपुर वाला, यहाँ से एक टीम गठित की गई पूरी, और काउंसलिंग का काम भी राजस्थान में हुआ। एक सवाल हमें दर्शकों की तरफ से मिला है कि महामारी के दौर से राजस्थान अभी भी गुजर रहा है, जो अब चुनौतियां जो सामने आ रही है वो बेरोजगारों के सामने रोजगार को लेकर भी आ रही है, आर्थिक जो संकट का सामना भी राजस्थान को आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। किस तरीके से राज्य सरकार ने इसकी तैयारी की है इस बड़े संकट से निपटने के लिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी आमजन इससे उबर सके? ये जो लेबर आए ना हमारे यहाँ करीब 14 लाख के करीब लोग आए जो अलग अलग राज्यों में
अलग अलग प्रकार के काम करते थे, कुछ स्किल्ड है, कुछ अनस्किल्ड है, और 6-6.25 लाख करीब हमारे यहाँ से चले गए। अभी हमने पूरा उसका इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और हमारी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने उसका मैपिंग करके और एक बना रहे हैं ऐप, कौन आदमी कहाँ एडजस्ट हो सकता है, किस इंडस्ट्री में हो सकता है, कौन स्किल्ड है कौन अनस्किल्ड है। ये पूरी तैयारी राजस्थान सरकार की है, ताकि अगर ये वापस नहीं जाना चाहे तो हमारी फैक्ट्री को भी हमको रन करना है, उसमें लेबर की जरूरत है। जहाँ डिमांड कहाँ है और ये जो ट्रेंड लोग हैं इनकी भी लिस्टिंग पूरी बन रही है, किस किस प्रकार का काम कौन कौन कर सकता है। जहाँ डिमांड है, किस टाइप का ट्रेंड आदमी है, उनको आपस में मिलान करके और उन फैक्ट्रीज में उनको प्रेफर किया जाए। सर, चर्चा में शामिल होने के लिए राजस्थान पत्रिका के दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।